नमस्कार। ये है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में आज मैं हूँ जयानमन त्रिपाठी। आप लोगों को सुना रहा हूँ राजकमल चौधरी द्वारा लिखित कहानी ड्राइंग रूम। सीढ़ियों का रास्ता बहुत पतला था और दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। अंधेरा इसलिए अधिक था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते महसूस कर रहा था कि मेरे पाँव वापस लौट जाना चाहते हैं। फोन पर जब उनसे मैं बातें कर रहा था तब भी सोच रहा था कि अचानक फोन रख दूं, बातें बंद कर दूं। उनकी बातों में, बातें करने के ढंग में, लहजे में, उच्चारण में काफी मिठास और इतनी एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी से मुझे बराबर भय लगता रहा है। धन संपत्ति से मुझे कभी भय नहीं लगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों के शीत ताप अनुकूलित कमरों में निर्भय निशंक घुस जाता हूँ। अल्सेशियन और टेरियरों से मेरा परिचय है, मगर अभिजात्य से मुझे डर लगता है। बचपन देसी रियासतों में बीता है और तब बीता है जब रियासतों के मालिक और नवाब शिकार खेलते थे और यूरोप जाते थे और गवैयों और पहलवानों को पालते थे। बिजनेस फर्म कायम नहीं करते थे, कांग्रेसी टिकट से इलेक्शन में नहीं खड़े होते थे, गांधी टोपी नहीं पहनते थे। अब वह समय नहीं रह गया है, मगर एरिस्टोक्रेसी से मुझे डर लगता है। इसलिए फोन पर आयरीन से बातें करते वक्त भी मुझे डर लग रहा था और अब ये तंग और अंधेरी सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मेरी मामूली सी शक्ल, मेरे मामूली से कपड़ों को देख आयरीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मगर अब तो 4-6 सीढ़ियां और हैं। कॉल बेल बजाने पर 2 बातें हुई। अंदर के किसी कमरे से कोई बड़ा सा खूबसूरत कुत्ता 2-3 बार भौंक कर चुप हो गया और नौकरानी की तरह दिखती हुई एक औरत ने दरवाजा आधा खोला और सिर बाहर निकाल कर पूछा, किसको खोजता है? मेरा नाम दयानंद है, मिस आयरीन ठाकुर को मिलने आया है। कहना खत्म भी नहीं किया था कि दरवाजा बंद हो गया। नौकरानी की तरह दिखती हुई एक औरत का चेहरा गायब हो गया। सामने बंद दरवाजा था और दरवाजे पर प्लास्टिक की प्लेट पर लिखा था मिसेज कैथरीन ठाकुर, यानी आयरीन की माँ। आयरीन की माँ फ्रांस की या बेल्जियम की या चेकोस्लोवाकिया की हैं, ऐसा मुझे पहले से पता है। आयरीन के पिता उच्च वंशीय ब्राह्मण थे और वायुसेना में उच्च पदस्थ अफसर थे। पिता अब नहीं है, माँ भी नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक की नेम प्लेट है। आयरीन की माँ नहीं है, यह सोचकर अचानक मुझे बहुत दुख हुआ। बड़ी तेज इच्छा हुई कि एक बार उनसे मिल पाता, उनकी आंखों को और उनके चेहरे को और उनकी बातों को देखकर सुनकर यह समझने की कोशिश करता कि उनकी आत्मा में कौन सी शक्ति थी जो उन्हें यह साहस दे सकी कि अपना सारा कुछ त्याग कर खत्म करके वे यूरोप से चली आईं, हरदम के लिए चली आईं। यह शक्ति उनमें नहीं थी, आयरीन के पिता में थी। दरवाजा फिर खुला और 24-25 साल की एक लड़की ने मुझसे कहा, अंदर आ जाइए। अंदर आ जाइए 24-25 की एक लड़की ने मुझसे कहा और मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में नयापन नहीं था, एरिस्टोक्रेसी भी नहीं थी। वही था जो बड़े होटलों या बड़े दफ्तरों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहटों में होता है। लगता है कि यह मुस्कुराहट मेरी चिरपरिचित है। लगता है कि इस व्यक्ति से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। लगता है और हम अचानक ही बहुत आराम और हल्कापन और ताजगी महसूस करने लगते हैं। मैंने यह सब महसूस नहीं किया क्योंकि यह मुस्कुराहट खुद मेरा पेशा है। लड़की किनारे हटती हुई बोली, आप बैठिए, दीदी बात ले रही हैं, 10 मिनट में आ जाएंगी। ड्राइंग रूम इतना बड़ा नहीं था। मेरे ठीक सामने एक लंबा सोफा पड़ा था। सोफे पर 3 लड़कियां जापानी गुड़ियों की तरह बैठी थीं। बाईं तरफ दूसरा सोफा पड़ा था जिस पर 2 प्रौढ़ व्यक्ति बैठे थे। दाईं तरफ तीसरा सोफा था जिस पर एक युवक अकेला बैठा था। 3 सोफे पर 3 लड़कियां थीं और बीच में एक गोल टेबल था। टेबल पर चांदी के एक पुराने गुलदस्ते में चांदी की एक नंगी लड़की खड़ी थी। उसका एक हाथ जांघों की रक्षा कर रहा था
ऊपर उठे हुए दूसरे हाथ में गुलाब के चंद ताजा फूल थे। दोनों प्रौढ़ व्यक्तियों ने एक साथ कहा, क्लब का वक्त हो रहा है, हम लोग अब चलेंगे। जापानी गुड़ियों की तरह दिखती हुई 3 लड़कियां मुस्कुराईं और उठकर खड़ी हो गईं। अकेले बैठे हुए युवक ने मुझसे कहा, बैठिए, दीदी अभी आती ही होंगी, आपके लिए वेट कर रही थीं। फिर बात लेने चली गईं। प्रौढ़ व्यक्ति मेरे बगल से गुजरते हुए और तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कमरे से बाहर चले गए। सीढ़ियों से नीचे उतर गए। कमरे में 2 दरवाजे थे, जैसा अक्सर ड्राइंग रूम में होता है। दूसरे दरवाजे से तीनों लड़कियां चली गईं। उनके पीछे वह युवक भी चला गया। सिर्फ मुझे अंदर ले जाने वाली लड़की दरवाजे के पास खड़ी रही। मैं एक कुर्सी पर बैठने लगा। नहीं, सोफे पर आराम से बैठिए, दीदी तुरंत आ जाएंगी, वे आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थीं, उसने मुझसे कहा। और मैं सोफे पर बैठकर सिगरेट जलाने लगा। कोने के रेक टेबल पर एस्ट्रे की ओर बढ़ा। उसने तेजी से एस्ट्रे उठा लिया और मेरे सोफे की बाह पर रखने लगी या टेबल पर रखने लगी और मुझसे टकरा गई। मेरा चश्मा आंखों से उतरकर फर्श पर गिर गया, टूटा नहीं। वह जोरों से चीखी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं उसकी चीख से डर गया। फिर बोला, नहीं, सॉरी होने की कोई बात नहीं है। मैंने आश्वासन दिया तो वह दोबारा मुस्कुराई और सामने की कुर्सी पर बैठ गई। बैठकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद मैंने पूछा, आप आयरीन की बहन हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी आयरीन है, फिर लीलू यानी लिलियन है जो सबसे बाईं तरफ बैठी थी, फिर मैं हूँ, फिर शीलू है जो सबसे दाईं तरफ थी, फिर मिनी। हम लोग 5 बहनें हैं, एक भाई है, सुभाष, जो अभी भीतर गया है। उसने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। मैंने पूछा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तभी आयरीन आ गई। आती आती ही बोली, इसका नाम शकुंतला है। माँ उन दिनों कालिदास के नाटक पढ़ रही थी, मगर उन नाटकों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। बड़ी बातुनी है और बहनों से झगड़ा करने के अलावा इसे कोई काम ही नहीं आता। शकुंतला शर्माने लगी। आयरीन हाथ में पड़ी कंघी बालों की एक लट में रोककर सोफे में धंस गई। आयरीन का तुरंत धुला हुआ चेहरा मुझे अच्छा लगा। चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं था, फिर भी नहीं लग रहा था कि उसकी उम्र 30 को पार कर चुकी है। बिना बाहों वाली लो कट ब्लाउज, खादी की सफ़ेद साड़ी में वह जरा भी विदेशिनी नहीं दिखती थी। मैंने सुना था आयरीन 20-22 साल फ्रांस में रह चुकी हैं, मगर चेहरे पर या शरीर पर कहीं भी फ्रांस नहीं था, यूरोप नहीं था। बाल खुले थे और पीठ पर कमर से नीचे फैल रहे थे। बाहें खुली थीं और संगमरमर की तरह बनी मालूम होती थीं। शकुंतला कमरे से बाहर चली गई थी। मैं चुपचाप बैठा रहा। आयरीन ने बालों को लपेटकर टेम्पोररी जूड़ा बांध लिया। जूड़ा बांधने की क्रिया के वक्त मेरी आंखें उसकी बाहों से चिपकी रहीं और मैं आतंकित होता रहा। आतंकित इसलिए होता रहा कि आयरीन जाने अनजाने अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी और उसका शरीर अपने आप में शारीरिक अभिजात्य का सुंदरतम उदाहरण था। और पता नहीं मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है कि मैं नारी शरीर से और अभिजात्य से यूं ही आतंकित होता रहा हूँ। बेरा, हम लोगों के लिए कॉफ़ी ले आओ, किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित करते हुए आयरीन ने बड़े ही सुललित कंठ से पुकारा। ठीक मिनट भर के बाद कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी का ट्रे उठाए एक नेपाली लड़का आया। 2 खाली प्याले, कॉफ़ी पॉट, दूध का प्याला, चीनी का प्याला, एक बड़ी तश्तरी जिसमें आम और केले और संतरे के टुकड़े थे। फूलों वाली नंगी लड़की को थोड़ा खिसकाकर ट्रे रख दिया गया। आयरीन मुस्कुराई और कॉफ़ी बनाने लगी। मैंने सिगरेट जलाई। मैं समझती थी आप एकदम ऑक्सफोर्ड स्टाइल के आदमी हैं, मगर आप तो 100% भारतीय हैं। आपके आर्टिकल्स और कॉलम पढ़कर तो लगता है अंग्रेजी आपकी मदर टंग है। मैं तो बहुत डर रही थी। फ्रांस को मैं मदरलैंड की तरह जानती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कॉन्टिनेंट का कायदा कानून मुझे पसंद नहीं। मुझे अपना यह देश ही अच्छा लगता है, अपना देश, अपना लिबास, अपने फल फूल।
आयरीन कॉफी बनाती बनाती बोलती रही। मैं सिगरेट पीता पीता मुस्कुराता रहा। उत्तर मैंने कुछ दिया नहीं, उत्तर देने की जरूरत भी नहीं थी। मैं आयरीन को समझने की कोशिश करता रहा। माँ बाप क्या इतने रुपए छोड़कर गए हैं कि आयरीन इतनी शानदारी से 3 बहनों और एक भाई और बेरों और नौकरानियों को पाल रही हैं। कमरे के फर्नीचर बेहद खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन की इन खिड़कियों में झूलते हुए पर्दे कीमती जापानी हैंड प्रिंट के हैं। दीवारों पर ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं और पेंटिंग से आयरीन की सुरुचि कला प्रियता का पता चलता है। फर्श पर पर्शियन कारपेट है, एक कोने में पियानो सेट है, दूसरे कोने में रेडियोग्राम, ड्राइंग रूम है और शादी करके चर्च से लौटती हुई यूरोपियन राजकुमारी की तरह खूबसूरत और सजी धजी है। ये पेंटिंग्स आपको अच्छे लगे, सामने वाली तो स्टडी मैथसी की हैं। एक आर्ट डीलर का कहना है अगर बेच डालूं तो 1-2 लाख से कम क्या मिलेंगे। और यह व्राक है, यह पिकासो। आयरीन की आंखों में जैसे आर्ट की सारी खूबसूरती फैल गई। मैथसी, व्राक, पिकासो, हेनरी मूर, बातें पेंटिंग से स्कल्पचर पर आईं, स्कल्पचर से लिटरेचर और फिलॉसफी पर आ गईं। आयरीन ने कहा, अचानक आपसे फ़ोन पर बातें हुई और अचानक इस पहली मुलाकात में ही हम कितने नज़दीक आ गए हैं। मैंने अनुभव किया हम दोनों वाकई नज़दीक आ गए हैं। वह मेरे ही सोफे पर बैठ चुकी थी और कॉफ़ी सिप कर रही थी और फिलॉसफी की बातें उतर आई थीं। मुझे औरतों के मुंह से फिलॉसफी अच्छी नहीं लगती है, कविता अच्छी लगती है। मैंने कहा, इलियट ने लिखा है, वी डोंट नो ईच अदर बट लेट्स प्रिटेंड। और एजरा पाउंड ने लिखा है, डोंट प्रिटेंड एंड लेट्स बिलीव इट, लेट्स डिसीव ईच अदर एंड डोंट डिसीव इट। आयरीन ने रुक रुक कर रेशम जैसे मुलायम और तुरंत खुले हुए बादल जैसे कुंवारे लहजे में मुझसे कहा और नजरें झुकाकर कॉफी के अपने अध खाली प्याले की तरफ देखती रहीं। प्याला खाली हो गया, एक बार ही नहीं, धीरे धीरे प्याला खाली होता गया और मेरा भय बढ़ने लगा और कमरा भारी होता गया। कमरे की हर चीज का वजन बढ़ने लगा। चांदी की नंगी लड़की और गुलाब के सुर्ख फूल और जापानी प्रिंट के पर्दे और दीवारों पर फैली क्यूबिक तस्वीरें। तब मैंने कहा कि मैं प्रिटेंशन पसंद नहीं करता हूँ, सफाई और साफगोई पसंद करता हूँ। सादगी मुझे बहुत प्यारी है, लिपस्टिक से और मेकअप से मुझे नफरत है। मैं बुद्धि और बौद्धिकता से लगाव रखता हूँ। बिथोवन और मोजार्ट से ज़्यादा मुझे ब्राह्मण्स पसंद आता है। मुझे बायरन नहीं चाहिए, मिल्टन चाहिए। मुझे मिल्टन भी नहीं चाहिए, रविंद्रनाथ चाहिए। तुमी ओगो सई तवरिण आमी मोर प्रेम दिए सुधी चिर दिन। और आयरीन ने कहा कि उसे रविंद्र संगीत से प्यारी और कोई चीज नहीं लगती है और खास अवसरों के अलावा वह लिपस्टिक नहीं लगाती, मेकअप नहीं करती, बस जूड़े में मोतियां या बेला या गुलाब या चंपा के 4 फूल डाल लेती है और गले में छोटा सा कोई नीलम या हीरा या पन्ना डाल लेती है। सिल्क से उसे नफरत है, ज्यादातर खादी या हैंडलूम पहनती है और उसके अपने कवि तो गोएटे और दांते हैं। अबेंडन ऑल होप्स या हु एंटर हियर, ऐसा दांते के इन फनों के दरवाजे पर लिखा है। और आयरीन ने कहा कि शकुंतला के डांस का उदाहरण नहीं मिल सकता है। राम गोपाल और उदय शंकर जैसे लोग तारीफ करते नहीं थकते, मगर शकुंतला कहती है प्रोफेशनल नहीं बनेगी, शौक है बस। और लिलियन, संगीत में उसके प्राण बसते हैं। रेडियो वाले पता लिखते लिखते थक गए, लिलियन प्रोग्राम देने नहीं जाती हैं। फिल्म वालों ने प्लेबैक का ऑफर दिया था, मैंने मना कर दिया। आखिर लोग क्या कहेंगे, क्लेरियन ठाकुर की बेटी फिल्मों में गीत गाती है। शीलू तो बस अपने फ्लाइंग क्लब की ऑनररी सेक्रेटरी है। अपना हवाई जहाज तो कभी होगा नहीं होगा, तो शायद शीलू रात दिन आकाश में उड़ती रहेगी। सिर्फ मैं ही कोई शौक नहीं पालती, बस रात दिन किताबें पढ़ती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि अपने देश के लोग अपना कल्चर क्यों तोड़ रहे हैं। बेरा वापस आया और ट्रे उठाकर चला गया। आयरीन ने चांदी की लड़की के हाथ से एक गुलाब छीन लिया और पंखुड़ियों पर उंगलियां फेरती रही। 1-2 पत्ते टूट गए।
मैंने अपने पैकेट का आखिरी सिगरेट जलाया। मैंने कहा, फिर आपने इतनी मामूली सी नौकरी के लिए एप्लीकेशन क्यों दिया है? आपको पता है आपको कुल 300 रुपये प्रति मास मिलेंगे। आपने मुझे बेकार अपने यहाँ बुलाया, बेकार मुझसे परिचय किया। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकूँगा। मिस आयरीन, हमें कोई साधारण सी लड़की चाहिए जो हमारे अखबार के लिए वुमेन सेक्शन को संभाल सके। मुझे विश्वास है आप खुद भी इतनी सस्ती नौकरी स्वीकार नहीं करेंगी। आई एम सॉरी। मिस आयरीन ने अपनी भारी और बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी ओर देखा। फिर पलकें गिर गईं। फिर वे गुलाब के फूल को देखती रहीं। उसकी पंखुड़ियां फर्श पर बिखेर चुकी थीं। फिर वे चांदी की लड़की को देखती रहीं, पॉलिश नहीं होने की वजह से जिसके शरीर पर जगह जगह दाग आ गए थे। फिर वे मुस्कुराईं। यह मुस्कुराहट होटलों के रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट नहीं थी। यह मुस्कुराहट मेरे लिए अपरिचित थी। यह बहुत साफ और बहुत नंगी और बहुत तीखी मुस्कुराहट थी। आयरीन का जूड़ा खुल गया था और लंबे बाल चेहरों के दोनों तरफ फैल आए थे। सीलिंग फैन की तेज हवा में सिहर रहे थे। मेरे मन का सारा भय, सारा आतंक खत्म हो चुका था और मुझे याद आ चुका था कि मैं अपने अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक हूँ और आयरीन ने मेरे नीचे काम करने के लिए दरख्वास्त दिया है। देखिए दयानंद साहब, आपने इतने साफ लहजों में नहीं पूछा होता तो मैं यही कहती कि मैं रुपयों के लिए नहीं, शौक के लिए, जर्नलिज्म के अपने शौक के लिए आपके न्यूज़पेपर में काम करना चाहती हूँ। मगर अब ऐसा नहीं कहूँगी। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। आपसे कोई बात छिपाने से मेरा लाभ नहीं है, नुकसान है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, आयरीन ने कहा और उठ खड़ी हुई। मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग खींचती हुई अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे में ले गई। पर्दा हटाकर हम दोनों भीतर गए। भीतर कुछ नहीं था। बहुत ही छोटा किचन का कमरा था। कमरे में एक और चूल्हे पर चावल पक रहा था। खाने के बर्तन बिखरे थे। 2-3 बड़े बड़े ट्रंक रखे थे। बिस्तरों के बंडल पड़े थे। घर गृहस्थी का पूरा सामान पड़ा था और दूसरी ओर जमीन पर दरी बिछाकर 3 बहनें बैठी थीं। शकुंतला फिल्म फेयर का कोई पुराना अंक पलट रही थी। लिली चावल के कंकड़ पत्थर चुन रही थी। शीलू अधलेटी पड़ी थी और ताड़ के पत्ते का पंखा खुद को और अपनी बड़ी बहनों को झल रही थी। एक मोढ़े पर भाई बैठा था और फिजिक्स की एक किताब पढ़ रहा था और कमरे में कहीं जगह नहीं बच रही थी जहां मैं और आयरीन एक साथ खड़े हो सकते। बहनों ने और भाई ने मुझे देखा नहीं क्योंकि मैं आधा पर्दे के और आधा आयरीन के पीछे छिपा था। शकुंतला ने बहुत उत्सुक और चिंतित स्वर में पूछा, दीदी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना? वे क्या कह रहे थे? मैं वापस आकर सोफे पर बैठ गया। आयरीन वापस आ गई। दरवाजे के पास खड़ी रहकर ही बोली, दयानंद साहब, इस कमरे की हर चीज किराए की है और पिछले 5-7 महीनों से किराया नहीं दिया गया है और नेपाली बेरा और नौकरानी मेरे नहीं हैं, बगल के फ्लैट वालों के हैं। वो लोग दयालु हैं, कभी कभी अपने नौकरों से हमें काम लेने देते हैं। मैंने आयरीन को कोई उत्तर नहीं दिया। बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज देखता रहा। आयरीन को देखता रहा। आयरीन को फैशन से और मेकअप से और ऐशो इशरत से वाकई नफरत है। ये कहानी इतनी ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। बहुत शुक्रिया।